हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है BCOE 108, जिसमें कंपनी लॉ। तो इसका एग्ज़ाम था पहले, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी। आपको पता है कि हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज चली हुई है, तो बच्चों को डिमांड आती है कि मैम लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कहीं पे भी हमें कोई वीडियो नहीं मिल रही, कोई कंटेंट नहीं मिल रहा। तो उसको देख के मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के ये वीडियो बनाती मैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना गाइज। BCOE 108 में 10 वेटेज क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी आता है हमारा, ठीक है। जैसे सैलोमन केस है, हो गया हमारा। एक होता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, तुर्काबाद का, ये तुर्कवंत का, ठीक है। इसके बाद आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA क्लॉजेज। इसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA अल्ट्रेशन, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड पावर्स, और ये हमारा प्रोस्पेक्टस एंड द ये मिस स्टेटमेंट लाइबिलिटीज़ जो होती है वो, डायरेक्टर डिसक्वालिफिकेशन सेक्शन 164, वैलिड कंपनी मीटिंग रिक्विजिट्स, और 5 है कंपल्सरी वाइंडिंग अप मोड्स, ठीक है। तो जो भी है हम अब क्या करेंगे, टॉपिक वाइज इसको समझेंगे। तो फर्स्ट हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कानून की नज़र में कंपनी अलग है और उसे चलाने वाला मेंबर ओनर अलग है, ठीक है। कंपनी भी एक तरफ से कानून की नज़र में क्या होती है, एक मेंबर ही होती है, ठीक है। कंपनी अपने खुद के नाम पर एसेट्स खरीद सकती है और बैंक अकाउंट खोल सकती है और किसी और पर केस भी कर सकती है, ठीक है। जैसे एक इंसान कर सकता है वो सारे काम एक कंपनी कर सकती है। तो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ क्या होती है, अगर कंपनी पर कर्जा है तो उसे चुकाने के लिए कंपनी की एसेट्स बिकेगी, शेयर होल्डर्स के जो पर्सनल पैसा है वो सेफ रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा परपेचुअल सक्सेशन क्या कहता है कि मेंबर मर जाए या बदल जाए कंपनी चलती रहेगी, ठीक है। तो जैसे हमारी ये है, सैलोमन ने अपनी ही कंपनी बनाई और सारा जो भी शेयर थे वो खुद और फैमिली को दिए, ठीक है। जब कंपनी डूब गई तो बाकी लैंडर्स ने बोला कि सैलोमन की ही कंपनी है तो उसे अपनी पॉकेट से पैसा देना चाहिए। तो कोर्ट ने बोला नहीं, कंपनी अलग एंटिटी है और सैलोमन अलग, तो सैलोमन पर्सनल पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एंटिटी। सेकंड टॉपिक है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। इसमें आता है हमारा कॉर्पोरेट वेल एक कानूनी पर्दा है जो कंपनी को उसके शेयर होल्डर से अलग रखता है, लेकिन अगर लोग इस पर्दे का फ़ायदा उठाकर फ्रॉड, टैक्स चोरी या इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं तो कोर्ट इस पर्दे को फाड़ देता है और क्या करता है, रियल क्रिमिनल को पकड़ता है। तो इसे क्या कहते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कहते हैं, ठीक है। पर्दा कब उठाया जाता है, टैक्स इवेजन, चोरी, जब सिर्फ टैक्स बचने के लिए, जो भी हमारा टैक्स है उसको बचाने के लिए डमी कंपनीज बनाई जाए, ठीक है, तो उस टाइम चोरी होती है। और जो हमारा फ्रॉडुलेंट पर्पस होता है, लोगों का पैसा लेकर भागने या स्कैम करने के लिए कंपनी स्ट्रक्चर यूज़ करना। जैसे मान लो अमित ने 4 डमी कंपनीज बनाई सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी पर्सनल ब्लैक मनी उन कंपनीज में इन्वेस्ट दिखाकर और टैक्स बचा सके, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोर्ट जाकर इन कंपनीज का जो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करवा देगा और अमित को जेल भेजेगा, तो कंपनी को नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्लॉजेज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है कि कंपनी का सबसे बड़ा जो कानूनी डॉक्यूमेंट्स है, चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कंपनी की बाउंड्रीज फिक्स करता है। इसमें 6 में क्लॉज है, मतलब जो भी क्लॉजेज होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं वो दे रखे हैं, ठीक है, 6 पार्ट में। जैसे फर्स्ट होता है हमारा नेम क्लॉजेज, कंपनी का ऑफिशियल अप्रूव्ड नेम, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। सेकेंड है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसके स्टेट का नाम, जहां कंपनी का नाम मतलब जो मेन ऑफिस सिचुएटेड है वो आएगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी क्या बिजनेस करेगी, इसके बाहर काम नहीं कर सकेगी। लाइबिलिटी क्लॉजेस क्या होते हैं हमारे, कि शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी लिमिट है, अनपेड शेयर वैल्यू तक। और कैपिटल क्लोज होते हैं मैक्सिमम जो अथोराइज्ड कैपिटल जो कंपनी रेज कर सकती है। और सब्सक्रिप्शन क्लोज फर्स्ट मेंबर की जो सिग्नेचर और मिनिमम शेयर लेने का वादा है, ठीक है। तो ये 6 थे हमारे मेमोरेंडम के क्लोजेस। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्ट्रेशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट, जो हमारा आंतरिक नियम का डॉक्यूमेंट्स है, ये बताता है कि कंपनी के अंदर के जो काम कैसे होगा,
और जैसे बोर्ड मीटिंग कब होगी, शेयर्स कैसे ट्रांसफ़र होंगे, वोटिंग राइट क्या होंगे, ठीक है, ये सब किस में आता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सबॉर्डिनेट एमओए क्या कहता है कि एओए हमेशा एमओए के नीचे काम करता है। अगर एओए में कुछ ऐसा लिखा है जो एमओए के खिलाफ है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अल्ट्रेशन बदलाव क्या होएगा, कंपनी अपने एओए का को बदल सकती है एक स्पेशल रिजोल्यूशन SR 75% वोट्स पास करके, लेकिन बदलाव ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपनीज एक्ट या एमओए के रूल्स को तोड़े, ठीक है। तो जैसे सिंपल एनालॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो हम मान लो एमओए एक देश का क्या है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, और एओए उस देश की ट्रैफिक रूल्स की बुक है। तो ट्रैफिक रूल्स कभी भी संविधान के को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा का मतलब है कि बियॉन्ड बाहर, और वायर्स जो वायर्स है का मतलब है कि पावर, शक्तियाँ। अगर कोई कंपनी अपने एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसे अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक है। जैसे लीगल स्टेटस, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड अब इनिशियो और पूरी तरह से इनवैलिड होते हैं, ठीक है। जो हमारा होता है नो रेक्टिफिकेशन होता है, जिसमें अगर कंपनी के सारे शेयर होल्डर मिलकर भी उसे सही करना चाहे तो भी वो कानून की नज़र में वैलिड नहीं हो सकता, और डायरेक्टर पर्सनली इस खर्चे के लिए लाइबल होता है, ठीक है। अगर एग्जांपल ले तो एक कंपनी का जो एमओए था सिर्फ ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग की मतलब जो इज्जत देता है, पर जो इजाज़त देता है। ये एग्जांपल मैं खुद ही बनाती हूँ ताकि मेरे को याद रह जाए, पर कई बार जल्दी जल्दी पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, तो सॉरी, इसको माइंड मत करना। पर जो हमारे डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर ने क्या किया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स है। अगर कोई लॉस होता है तो कंपनी बैंक के पैसा देने के लिए क्या करेगी, लीगली जो बड़ा लाइबल नहीं है, ठीक है, कंपनी लाइबल नहीं है इसका बैंक को पैसा देने के लिए। इसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये डॉक्ट्रिन आउटसाइड बाहर वाले लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसका नियम ये है कि जो बाहर का बंदा कंपनी के साथ डील कर रहा है उसे सिर्फ कंपनी का एमओए और एओए पढ़ना है। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है वो ये मान के चल सकता है कि कंपनी के अंदर के सारे प्रोसेस जो इंटरनल मैनेजमेंट सही से हुए होंगे। तो इसके बाद आता है द त्रिकोण रूल। क्या कहता है हमारा, इसे रॉयल ब्रिटिश बैंक वी त्रिकोण केस से निकाला गया था। और एक्सेप्शन क्या कहती है हमारी, जो एक्सेप्शन है कि अपवाद है, अगर बाहर वाले बंदे को पहले से पता था कि अंदर कोई गलती या फ्रॉड हुआ है तो उसे इस रूल का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने एक कंपनी को 10 लाख रुपए का लोन दिया, कंपनी के एओए ने लिखा था कि लोन लेने के लिए जो हमारी डायरेक्टर्स को मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना होगा, और आपने लोन दे दिया। बाद में कंपनी बोली कि हमें पैसा नहीं देने क्योंकि हमारे डायरेक्टर ने क्या किया है, मीटिंग नहीं की थी, ठीक है। तो कोर्ट कहेगा कि जो इंटरनल मीटिंग करना तुम्हारा काम था और आउटसाइडर का काम नहीं था ये, ठीक है, तो पैसा वापस करो इनका, ओके। इसके बाद आता है हमारा प्रोस्पेक्टस और एंड मिस स्टेटमेंट लाइबिलिटीज़। प्रोस्पेक्टस में आता है कि एक ऐसा एडवर्टीजमेंट या डॉक्यूमेंट्स होता है जिसे इश्यू करके पब्लिक कंपनी आम लोगों को शेयर्स या डिबेंचर खरीदने के लिए इनवाइट करती है। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल होती है। और मिस स्टेटमेंट, गलत जानकारी देना। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई झूठी जानकारी लिखी हो ताकि लोग धोखे से शेयर खरीद ले तो डायरेक्टर पर 2 तरह की लाइबिलिटीज़ आती है। फर्स्ट, सिविल लाइबिलिटीज़, जिसमें शेयर होल्डर का जो भी फाइनेंशियल नुकसान हुआ है और डायरेक्टर को अपना पर्सनल पैसा देकर उसकी जो भरपाई करनी होगी। और क्रिमिनल लाइबिलिटी में आता है कि सेक्शन 447 जो धोखाधड़ी फ्रॉड के जुर्म में जो डायरेक्टर है उसको 6 महीने से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 164। कंपनीज एक्ट 2020 के सेक्शन 164 में बताया गया है कि कब कोई इंसान कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जैसे अनसाउंड माइंड, अगर किसी शख्स का जो हमारा कॉम्पिटेंट कोर्ट में मानसिक रूप से बीमार या अनफिट घोषित किया गया हो।
सेकंड, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, अगर वो इंसान बैंकरप्ट दिवालिया हो और कोर्ट से अभी तक क्लीन चिट ना मिली हो। और कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, अगर उसने जो उसे कोर्ट ने किसी क्राइम के लिए कम से कम 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई हो और उस सज़ा को पूरे हुए 5 साल ना बीते हो। और नॉन पेमेंट ऑफ सेल्स, अगर उसने अपनी ही किसी कंपनी के शेयर्स का जो कॉल मनी है वो क्या किया है, 6 महीने से ज़्यादा समय से पे ना किया हो, तो इस कारण से जो डायरेक्टर है वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड कंपनी मीटिंग। कंपनी में कोई भी डिसीजन तभी लीगल माना जाता है जब मीटिंग वैलिड हो। एक वैलिड मीटिंग के लिए नीचे दिए गए नियम कंपलसरी है। प्रॉपर नोटिस सेक्शन 101, जैसे मीटिंग होने से कम 21 क्लियर डे, मतलब जो 21 क्लियर डेज पहले सारे मेंबर्स को रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब बाय फ़ोन, बाय मेल वगैरह। और जो हमारा क्योरम मिनिमम अटेंडेंस है उसमें आता है कि मीटिंग शुरू करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग चाहिए, फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर साइज के हिसाब से 5 से 15 या 30 मेंबर जरूरी होते हैं। ठीक है। चेयरमैन सेक्शन 104, मीटिंग को प्रॉपरली डायरेक्ट और कंट्रोल करने के लिए एक चेयरमैन का सिलेक्ट होना जरूरी है। तो ये क्या आता है हमारा रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड कंपनी मीटिंग में। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, NCLT। वाइंडिंग अप होता है कि वो लीगल प्रोसीजर है जिसे कंपनी की लाइफ को एंड किया जाता है। और NCLT नेशनल कंपनी लॉ ऑफ ट्रिब्यूनल नीचे दिए गए ग्राउंड पर किसी कंपनी को ज़बरदस्ती बंद या कंपल्सरी वाइंडिंग अप करने का ऑर्डर दे सकता है। और इनएबिलिटी टू पे डेट्स, मतलब अगर कंपनी लेंडर का कर्जा चुकाने में पूरी तरह से एज ए समर्थ या अनेबल, मतलब असमर्थ है या अनेबल हो जाए। और स्पेशल रिजोल्यूशन, अगर कंपनी के खुद के शेयर होल्डर ने 75% मेजोरिटी ऑफ रिजोल्यूशन पास किया हो कि कोर्ट हमारी कंपनी बंद कर दे। और जो हमारा ये होता है सॉवरेनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी, उसमें कंपनी ने देश के खिलाफ सिक्योरिटी या यूनिटी के खिलाफ कोई गलत काम किया हो। ठीक है। तो ये सब कंपलसरी वाइंडिंग अप है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, कंपनी को वाइंड कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट इन फाइनेंशियल, अगर कंपनी ने लगातार 5 फाइनेंशियल ईयर तक अपने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC को पास फाइल ना किया हो। ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। तो ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप चाहते हो आपका नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो भी आपका टॉपिक है उसको कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो जिस भी एग्ज़ाम के लिए चाहिए आपको। ठीक है। थैंक यू सो मच।